11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है विकास गुप्ता। ये हैं कलिम्पोंग, दार्जिलिंग जिला, वेस्ट बंगाल। और इनकी कुंडली में इनका जो पंचांग में जन्म हुआ है वो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का हुआ है। इस आधार पर इनकी कुंडली जो बनती है वो यहाँ पे चंद्रमा शुभग्रह हो जाएंगे। अब मेरी तरफ ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चाहे कुंडली किसी की भी हो, हमें सीखने की आवश्यकता है और ज्ञान चाहे कहीं से भी मिल रहा हो बटोर लेना चाहिए, भीख मंगे की तरह। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे बन रहे हों, शुभग्रह बन रहे हों, तो धन कई बार प्राइवेट सेक्टर से या तो फिर सरकारी क्षेत्र से या फिर अपना काम कहीं से भी व्यक्ति कमाता रहता है और खर्च भी अनियंत्रित सा नहीं करता है, उसका व्यय संतुलित रहता है। एक बात और है, अगर शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के या शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा होते हैं तो पापक हो जाते हैं। लेकिन समझने की बात है कि सबसे ज्यादा जितने भी ग्रह होते हैं वो परिणाम देने से पहले चंद्रमा का मुंह ताकते हैं। और अगर वो चंद्रमा मुंह टेढ़ा करके बैठा है, मतलब पापक होकर के बैठा है, तो सब फिर परावर्तित हो जाते हैं और उनका प्रभाव कमजोर सा हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं एक कमजोरी बन जाती है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा कैसे बैठे हैं। अगर वो कमजोर हुआ तो निसंदेह आप कमजोर हो रहे हो और उसको ठीक करना ही होगा और यही उपाय भी बनता है। उपाय शिव जी की पूजा वगैरह होती है, पर वो मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली बनती है। तुला लग्न की कुंडली के लिए सूर्य लाभ के अधिपति होते हैं, ये पापी भाव है। चंद्रमा दशम स्थान के अधिपति, मंगल इस कुंडली में मारक होते हैं, मतलब इस कुंडली के लिए वो कमजोर होंगे और अच्छे नहीं होंगे अगर वो खराब बनते हैं तो देखिए ये मारक किसके लिए सिद्ध हो रहे हैं, पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में शत्रु की राशि बनी है, यहाँ के अधिपति जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं, पर मंगल और शनि आपस में समभावस्थ होते हैं, सामान्य व्यवहार करने वाले होते हैं, न तो बहुत अच्छे मित्र होते हैं न बहुत अच्छे शत्रु होते हैं। तो आप अगर इस भाव को गौर करिए, ये व्यक्ति ने सवाल पूछा है संतति के लिए, इससे चौथे राहु बैठे हैं तो प्रभाव इस भाव का कमजोर हुआ क्योंकि पापक ग्रह बैठ गए। यहां पे मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र कौन है? लग्न के और अष्टम के अधिपति। परंतु फिर भी ये चूंकि तुला लग्न है तो यहाँ पे शुक्र अच्छे होंगे। तो लग्न के अधिपति पंचम भाव में सप्तम भाव के अधिपति के साथ और गुरु स्वग्रही होकर के बुध और सूर्य के साथ अपने परम मित्र के साथ बैठ रहे हैं। सूर्य के साथ गुरु का प्रभाव अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे सूर्य जो है वो पापी भाव या लाभ भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्थ, अपनी राशि से पंचमस्थ जातक को धार्मिक, आध्यात्मिक और अच्छे नेचर का, बुद्धिमान, स्वाभिमानी, मेहनती और पराक्रमी और मेहनत करके अपना सब कुछ जो है वो अर्जित करने वाला बना देंगे। और इस राशि को बल भी मिलेगा, व्यक्ति की संतति होगी जरूर, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं। मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही ये कार्यक्रम बनाया है, आप लोग उसे जाकर के जरूर देखिएगा। यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति का पंचम में आना कई बार संतति में विलंब जरूर होगा, गर्भस्राव होता है, गर्भ कंसीव नहीं होता है या देर से होती, लेकिन गारंटी है संतति अवश्य होगी, क्योंकि गुरु बढ़िया बैठे हैं, भाग्य पे दृष्टि है, चंद्रमा इस भाव से पंचमस्त बैठे हैं, सुख ठीक हो रहा है। पराक्रम भाव में पराक्रमेश, भाग्य भाव के अधिपति ने भाग्य को देखा है। गुरु और बुध की दृष्टि, सूर्य जैसे लाभ भाव के अधिपति की दृष्टि भाग्य भाव पे। इस भाव से तृतीय एकादशवें में 2 मित्र ग्रह बैठे हैं, जिसमें से एक ग्रह अपनी राशि का है, दूसरा उसके मित्र का है। बुध भी मित्र ही हो गया, वहां पे खराब नहीं है क्योंकि वो भाग्य भाव को देख रहे हैं। ये व्यक्ति कंफ्यूजन में है और ये व्यक्ति दरअसल रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के, तो वो उसको लग रहा है कि मैं यहीं पे बिल्कुल ठीक हूं। पर अभी आपकी कुंडली में अगर गौर करें तो सूर्य की जो डिग्री बनी हुई है वो 22 डिग्री के हैं, वृद्ध हो रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे तो हैं, पर ठीक है वो चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में बैठ रहे हैं आर्द्रा के। इस वजह से कंफ्यूजन की बात हो रही है क्योंकि उसके ठीक पीछे राहु उच्च के बैठे हैं। व्यक्ति खाली सोचता ही रहता है और इस वजह से उसकी परिस्थिति वर्तमान जो है वो व्यय में जा रही है। उच्च का राहु अष्टम भाव में व्यक्ति के जीवन को और व्यक्ति के आने वाले जीवन को बड़ी अच्छी दशा दे देते हैं और बड़ा अच्छा बना देते हैं। व्यक्ति धर्मात्मा होता है, धर्मज्ञ होता है, धर्मनिष्ठ होता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अच्छी होती है। लेकिन समझने की बात यह है कि व्यक्ति जो है वो कष्ट भी देता रहता है कई बार अपने लोगों को, या अपने कारण से, उसके अपने ही स्वभाव के कारण घर के लोग कई बार कष्ट पा सकते हैं या पा लेते हैं। परिवार भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। ये रोग की राशि है, इस वजह से कई बार व्यक्ति घर से, परिवार से दूर चला जाता है और चाह करके भी नहीं आ पाता है।
आप जरा और इनकी कुंडली को अगर निकटता से समझने का प्रयास करते हैं तो इनकी कुंडली में सबसे जो खराब स्थिति बन रही है वो सूर्य की है, जो व्यक्ति की आत्मा है। सूर्य कमजोर हो रहा है, षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर। वो बैठा अच्छा है, बढ़िया बैठा है, लेकिन वो भाव उसके लिए सटीक नहीं है। और उसके नंबर पे अगर बात करते हैं तो मैंने क्या एक बात कही थी, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वो कार्यक्रम बनाया है इसी लाल रंग के ही कुर्ते में, कि अगर जन्म कुंडली में बुध और केतु का प्रभाव ठीक नहीं होता है तो संतति में समस्या होती है, देर से होती है संतति। तो बुध इनकी कुंडली में दूसरे सर्वाधिक कमजोर प्लैनेट के रूप में देखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें आदित्य, भगवान आदित्य की पूजा करनी है और गणेश जी की पूजा करनी है। भगवान गणेश की पूजा और भगवान साक्षात नारायण सूर्य नारायण की पूजा करनी होगी। षष्ठी का व्रत करना होगा, सूर्य षष्ठी जिसे कहा जाता है, या रविवार के दिन सूर्य की विशेष उपासना करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को रविवार के दिन विशेष उनकी आराधना करिए। मैं वो उपाय बता दूंगा। उसके बाद आपकी कुंडली में अगर दशम भाव को देखते हैं तो दशम के अधिपति भाग्य में जा रहे हैं, अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, गुरु और सूर्य जैसे ग्रह से देखे जा रहे हैं। व्यक्ति अगर अपना खुद का काम करे, आयुर्वेद और दवाइयों से संबंधित अगर खुद का काम भी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, आगे बढ़ना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं कि 2023 के मार्च के बाद व्यक्ति अपनी दुकान पे आ सकता है। 2023 के मार्च के बाद व्यक्ति अपने लेवल पे अपने काम को हाथ में ले सकता है। अभी उनको चुपचाप नौकरी करने देना चाहिए, जहां पे वो हैं उन्हें चुपचाप अपना काम करने देना चाहिए। केतु की दशा में व्यक्ति का स्थान परिवर्तन हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। राहु उच्च के हैं जन्म कुंडली में, यह अच्छी बात है। इस कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं। शनि जो है वो जन्म कुंडली में योग कारक होते हैं और वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में माता का सुख, माता का लाभ बिल्कुल मिलता है। चंद्रमा से चतुर्थस्थ जन्म कुंडली में बुध की राशि, जहां के अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ होकर के अपने गुरु के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का व्यय संतुलित होता है, व्यय गलत जगह पे नहीं होता है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में अगर गौर से समझते हैं तो इनकी कुंडली में मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल और शुक्र पंचम भाव में वीर्य का नुकसान करते हैं और कई बार उस पे अगर देखिए जरा तो उससे चतुर्थस्थ चंद्रमा राहु उच्च के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार समस्याएं बढ़ जाती हैं संतान उत्पत्ति में। मंगल और शुक्र एक साथ बैठ करके, जहां पे शुक्र इस कुंडली के लिए लग्नेश होकर के पंचम में संतान उत्पत्ति में हाँ की स्थिति बना रहे हैं, वहीं मंगल ना की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पर मंगल और शुक्र में अगर आप गौर करते हैं तो शुक्र चूंकि फिर भी लग्नेश है, पंचम भाव में उच्चाभिलाषी होकर के बैठा है, वो उसकी अच्छे भाव की स्थिति बन रही है, षडबल में बलवान हो जाएगा, मारक ग्रह का असर कम होगा, संतति अवश्य ही होगी। लेकिन पुत्री संतति ज्यादा होती है, स्त्री संततियां कम, पुरुष संतति कम होता है, ये बात बनती है। नवांश कुंडली को देखते हैं तो यहाँ पे पंचम भाव की, चतुर्थ भाव की जो राशि बनी है वो यही बनी है और यहाँ पे 7 नंबर की जो राशि बनी है वो लग्न में बनी है। मतलब ये दूसरी संतति का भी सुख होगा, 2 संततियां भी होती हैं। उसके बाद अगर आप गौर करें तो इनकी कुंडली में केंद्र खाली है, इस वजह से व्यक्ति दिशाहीन होता है और कई बार वो कंफ्यूजन में चला जाता है। उसकी पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि जन्म कुंडली में बुध ने चंद्रमा को देखा है। चंद्रमा और बुध जब एक दूसरे से केंद्र में होते हो, गुरु ने चंद्रमा को देखा है, गजकेसरी का योग है, व्यक्ति खुद का काम करे, खुद का व्यवसाय करे, दवाइयों से संबंधित, फलों से संबंधित, खाने पीने की सामग्री जो पेट में जाकर के घुल जाए, ऑब्जर्व हो जाए, उस तरीके का सामान व्यक्ति आसानी से बेच सकता है। मार्केटिंग के लिए मंगल और शुक्र का संबंध बहुत अच्छा है, व्यक्ति ये काम बहुत अच्छे तरीके से आसानी से कर सकता है। दूसरे नंबर पे शनि और केतु गंभीर है, बोलता बड़ा कम है और परिवार के साथ संबंध कभी भी कमजोर नहीं है। बड़े भाई का सुख हमेशा ही गारंटी से मिलता रहेगा। बड़े भाई के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ, बड़े भाई के कारक सूर्य और गुरु के साथ बैठे हैं। सूर्य उस भाव का अधिपति, बड़े भाई का कारक गुरु एक साथ जब बैठे हों, साथ में मिलकर के अगर व्यक्ति मेहनत करे तो दोनों भाइयों का कारोबार और भी ज्यादा आगे बढ़ता है और परिवार की उन्नति बढ़ती है, पर 2023 के मार्च के बाद, अभी नहीं। यहाँ पे सूर्य का नीच का होना, यहाँ सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में मित्र की राशि में, सूर्य की स्थिति और भी कमजोर हो रही है जो अष्टम के अधिपति होते हैं। इस वजह से भी कई बार सुख से विच्छेद होता है। सूर्य की उपासना जरूरी है, गणेश जी के मंत्रों का जप आवश्यक है। चंद्रमा मीन राशि के, यहाँ पे शनि और केतु का बैठना, अपने भाव से पंचमस्थ जाना, राहु की दृष्टि, सूर्य इस भाव से केंद्र में, इस भाव से केंद्र में बुध जैसे ग्रह का होना दाम्पत्य के सुख को और पत्नी को कई बार टालमटोल करने वाली या आलसी या कई बार थोड़ा दिमाग लगाने वाली ज्यादा बना दे। पत्नी के दिमाग को और भी शांत करने की आवश्यकता है और उनको बेचैन न रहने दिया जाए। सूर्य और शुक्र और गुरु का यहाँ बैठना, दाम्पत्य का सुख अच्छा है, सैया सुख बढ़िया है, लेकिन इस कुंडली में गुरु अस्त हो रहे हैं, यानी कि ये जातक की कुंडली है और यहाँ पे गुरु अस्त हैं। इसका मतलब है कि संतान का कारक ऑलरेडी अगर कमजोर होगा
तो निस्संदेह संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। बुध और गुरु के बारे में भी मैंने बात कही है। तो बुध और केतु और गुरु ये तीन कमजोर पंचम भाव में लग्नेश बैठे हैं मंगल के साथ, देर से सही पर परिणाम जरूर अवश्य मिल जाएगा। यहाँ पे D7 चार्ट को देखना होगा तो गुरु और बुध का प्रभाव बहुत बढ़िया हो रहा है। गुरु ठीक है, मंगल भी मैं समझ रहा हूं कि ठीक ही है, शुक्र की स्थिति वहां बन रही है, संतति का सुख है, मिल जाए, देर से है। और ये कब तक, तो कब तक की अगर बात करते हैं तो इनकी कुंडली में संतति के सुख के लिए अभी ही योग आया है। वस्तुतः 2020 के 10वें महीने के बाद से योग बनना शुरू हुआ है और मैं समझता हूं कि 2024 के करीब मार्च से संतति का सुख मिल सकता है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। 2023 के मार्च के बाद, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से 24 के मार्च में, जहां पे मैं योग देख रहा हूं, जहां पे व्यक्ति को संतति का सुख मिलता है। दशमांश कुंडली में व्यक्ति को दवाइयों से संबंधित, केमिकल से संबंधित और रासायनिक चीजें जो होती हैं उनसे संबंधित कारोबार करना चाहिए। उसको काम में सुख है, इसी वजह से वो छोड़ नहीं रहा है। लेकिन जब अपना काम शुरू करेगा या अपने काम पे आकर के खटने लगेगा तो उसको और भी ज्यादा लाभ होगी। इस वजह से व्यक्ति को परिवार के साथ आकर के काम करना चाहिए। बस इतनी सी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं। परिवार में सुख, समृद्धि, संतान, धर्म, धन, इन सब चीज का सुख है। परिवार में माता के व्यक्ति माता के बहुत ज्यादा निकट है। परिवार का प्रेम व्यक्ति को आकर्षित करेगा, पर व्यक्ति थोड़ा गंभीर है, इस वजह से अपने मन के अंदर जो उठ रहे उद्गार होते हैं वो उसको कई बार भली भांति समझता नहीं है या फिर वो समझा नहीं पाता है। दाम्पत्य के लिए अगर देख रहा हूं तो यहाँ पे शनि के साथ राहु केतु का प्रभाव हो रहा है। पत्नी को थोड़ा कमजोर ही करके रखना चाहिए, नहीं तो कई बार वो माथे पे भी चढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमाग उनका कई बार ज्यादा चलता है और आत्मविश्वास कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है। गुरु शुक्र हैं, दाम्पत्य टूटेगा नहीं, और मंगल यहाँ बैठे हैं। धन की समस्या कभी कभी पत्नी को होती रहेगी या उसको महसूस होती रहेगी। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, पराक्रम ठीक है। यहाँ के अधिपति गुरु जो होते हैं वो जाकर के जन्म कुंडली में 12वें बैठे हैं। इस वजह से आलस्य पत्नी का ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। पत्नी से बजरंग बली की पूजा, गणेश जी की पूजा, ठाकुर जी की पूजा करवानी चाहिए। कर्म क्षेत्र आपकी कुंडली में ठीक है, घर से दूर ना रहिए, घर के निकट आ जाइए, पर 2023 के मार्च में। बस इतनी सी बात है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह स्थिति बता देता हूं तो सूर्य 25% का परिणाम, चंद्रमा भी 25% का। इसी वजह से कुंडली थोड़ी सी कमजोरी को प्राप्त कर रही है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर से हो रहे हैं, वृद्ध होकर के बैठे हैं। सूर्य इस कुंडली में एकादशवें के अधिपति बहुत अच्छे, चंद्रमा जन्म कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, पर दोनों ही प्लैनेट वृद्ध होकर के बैठे हैं। इस कारण से कई बार समस्या बढ़ रही है। मंगल जो है वो बढ़िया बैठे हैं, मारक होते हैं इस कुंडली के लिए। इस कुंडली के लिए 4 नंबर की राशि अच्छी होगी, 3 नंबर की राशि अच्छी होगी, मिथुन और कर्क राशि। इस कुंडली के लिए 10 और 11 अंक अच्छे होंगे, ये कुछ अंक अच्छे होंगे। अगर सबसे बढ़िया देखूं तो 3 अंक अच्छा होगा, सबसे बढ़िया 3 अंक, 3 राशि, 4 अंक, 5 राशि, ये सब राशियां अच्छी होती हैं। मकर और कुंभ राशि अच्छी होगी, मेष और वृश्चिक राशि कमजोर होगी, वृषभ राशि भी ठीक ठाक नहीं होगी, तुला राशि अच्छी होती है। अगर जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ व्यक्ति जाकर के कोई भी काम करना चाहे या अपने नाम के हिसाब से अगर न अक्षर से काम करना चाहे तो बिल्कुल ही व्यक्ति कर सकता है, ये बात भी बनती है। 8 नंबर, 8 संख्या, 3 संख्या इनके लिए ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। ये काम आपकी कुंडली में बनता है। मंगल के बाद अगर बुध की बात करता हूं, इनकी कुंडली में गुरु कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को अपने से बड़े जनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, मंदिर धोने का काम करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को मनाने के लिए एकादशी और गाय की सेवा और गाय के गोबर का जो है वो गाय के गोबर को लीप करके घर को या एक जगह को स्थिर करके वहां पे गाय के गोबर से उस जगह को बढ़िया से साफ करके, या गाय के जहां पे गाय बांधी जाती हो वहां पे जा करके विष्णु सहस्त्रनाम या फिर संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। इससे तुरंत ही संतति का लाभ मिल जाता है। एकादशी का व्रत और गंगा जल का प्रयोग अपने भोजन में, खाने पीने की चीजों में जरूर ही करना चाहिए। गंगा जी का दर्शन, गणेश जी की पूजा, गणेश जी के मंत्रों का जप, ये सब आपको तुरंत ही संतति का प्रयास और प्रभाव विकसित कर देते हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए कष्टदायक हैं। इस वजह से जब कभी भी इनकी दशा आए तो सावधान होने की आवश्यकता है, नहीं तो कई बार ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले और बहुत ज्यादा मानसिक रूप से तोड़ने वाले हो जाते हैं। आपकी कुंडली में शनि भी मृतप्राय है, तो कारक ग्रह अगर मृतप्राय हो जाता है, पर शनि मृतप्राय होकर के भी यहाँ परिणाम करेंगे, क्योंकि वस्तुतः वो अपने भाव से द्वितीयस्थ गए हैं। तो इस वजह से कई बार संतति कष्ट देती है, संतति देर से होती है। इसके कारण दिख रहे हैं, क्योंकि पंचम के अधिपति द्वितीय में जा रहे हैं, ये संतान का को कष्ट में डालता है, क्योंकि राहु केतु के संपर्क में है वो। पर अलग बात है कि वो उनका मित्र है,
लेकिन फिर भी मैं ये बात समझता हूं कि पंचमेश अगर राहु केतु के संपर्क में है तो संतान का कष्ट होता है, तो हमें बजरंगबली का दर्शन भी कभी कभी कर लेना चाहिए। और वस्तुतः अगर शनि मृतप्राय हैं और नाम राशि जो बनती है, जो भी बने, विकास नाम है, वह अक्षर है, लेकिन इनकी वस्तुतः जो कुंडली में राशि बनी है वो मिथुन की बनी है, जिसपे ढैया का प्रभाव है, तो हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ जरूर कर लेना चाहिए। ये चीजें करनी चाहिए। अब आपकी कुंडली में मैं एक बात और कहूंगा, शुक्र अच्छे हैं, मंगल भी ठीक है, खराब नहीं है, तो वो संतान जरूर ही देंगे, पक्की बात है। जब बताया है तब 2023-24 ये 2 महत्वपूर्ण वर्ष आपके जीवन में बीतने वाले हैं और प्रत्येक वर्ष अपनी कुंडली अवश्य ही दिखा लेनी चाहिए, ये बात भी पक्की है। आपकी कुंडली के लिए अगर भवन भूमि वाहन का सुख देखता हूं तो आपकी कुंडली में उसके सुख बड़े अच्छे हैं और वो मिल जाएंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। अब आराम से मिलेगा। माता से सुख ज्यादा है, पिता का सुख भी बहुत बढ़िया है, पिता का उपभोग भी व्यक्ति करता है और पिता के बल पे आराम भी करता है, ये बात भी दिखती है। बड़े भाई का सुख हमेशा, परिवार का सुख हमेशा है, पत्नी और दाम्पत्य बच्चे का सुख भी जरूर है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।